हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? गाइस, हम आज हमारी इकोनोमेट्रिक्स की क्लास में लीनियर रिग्रेशन मॉडल का जो है आगे का टॉपिक कवर करेंगे, दैट इज सैंपल रिग्रेशन फंक्शन। हमने अपनी लास्ट क्लास के अंदर पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन तक पढ़ लिया था। होप सो आप लोगों ने वो सब कुछ अच्छे से देख लिया होगा। अगर वो लेक्चर आपने अभी तक नहीं देखा है, इसका पहले का पोर्शन अगर आपने नहीं देखा है, तो मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पोस्ट करवा दूंगा। आप पहले उसे देखिए, उसके बाद इसको देखिएगा। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज की क्लास का डिस्कशन। तो बेसिकली हमने पता है कि जैसे लीनियर रिग्रेशन मॉडल होता क्या है या रिग्रेशन मॉडल क्या होता है। जनरली ये होता है कि जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, कोई भी चीज मान लो, कोई भी एक ऐसी चीज जो काफी चीजों पे डिपेंड करती है। तो वो जो काफी चीजें होती है, वहां पे दो तरह की बातें आ जाती हैं। एक वेरिएबल भी आ जाता है और एक पैरामीटर भी आ जाता है, और एक चीज और होती है जिसे हम एरर टर्म्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? एरर टर्म्स। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चल के हम लोग ओएलएस यानी ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर्स मेथड्स को भी पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो होता क्या है हमारे पास में कि जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, वो कुछ इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर, अगर वो वन वेरिएबल है तो एक्स पर, एक्स मतलब एक्स वन पर, अगर वो मल्टीपल है तो और भी वेरिएबल हो सकते हैं। और गैस वो पैरामीटर्स पर, दैट इज बीटा वन बीटा टू, और गैस वो एरर टर्म्स पर, दैट इज म्यू आई। ठीक है, अच्छा, अभी दो प्रकार का होता है। एक होता है पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन, जो कि हम पढ़ चुके हैं अपनी लास्ट क्लास के अंदर। एक होता है सैंपलिंग या सैंपल रिग्रेशन फंक्शन। तो ये दो प्रकार का हो गया। तो पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन में बस इतना सा फर्क होता है कि वो पूरी इकोनॉमी में को एग्रीगेट लेवल पे एक साथ ही ले लेता है। होल इकोनॉमी उसमें एक साथ ही इंक्लूड हो जाती है, और मोस्ट ऑफ द टाइम हम उसे इस्तेमाल नहीं करते। यदि हमें कोई भी रिग्रेशन मॉडल सेट करना होता है, तो हम पॉपुलेशन में से कुछ सैंपल्स उठाते हैं। अब देखो, ऐसे देखना, हम ये कहते हैं कि अगर हमारे पास एक होता है पी आर एफ, तो पी आर एफ लिखने का तरीका होता है दैट इज वाई आई इज इक्वल्स टू बीटा वन प्लस का बीटा टू एक्स आई प्लस का म्यू आई। ठीक है, ध्यान रखना, एक्स आई प्लस का म्यू आई, ये हमारा पी आर एफ है। लेकिन अब जो इसके बाद में जो टॉपिक हम कवर करेंगे, दैट इज एस आर एफ। एस आर एफ की फुल फॉर्म क्या होती है? सैंपल रिग्रेशन फंक्शन। क्या होती है बेटा? सैंपल रिग्रेशन फंक्शन। मैं रिपीट कर देता हूं, सैंपल रिग्रेशन फंक्शन। उसको कैसे लिखते हैं? अब देखो, होता है क्या है, ये ना एस्टिमेटर्स आते हैं। वाई आई हैट इज इक्वल्स टू बीटा वन हैट प्लस का बीटा टू हैट एक्स आई हैट प्लस का म्यू आई हैट। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो, जो पॉपुलेशन होता है वो एग्रीगेट लेवल पे सबको रिप्रेजेंट करता है, लेकिन जो सैंपल होता है वो पॉपुलेशन का ही पार्ट होता है। तो तुम ये मान लो कि जो वाई आई हैट है, वो वाई आई का एक छोटा सा पोर्शन है। ये जो बीटा वन हैट है, वो बीटा वन का छोटा सा पोर्शन है। ठीक है, लेट सपोज आप ऐसा मान लो जैसे हमारी पूरी की पूरी बॉडी में जो ब्लड है, वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन अगर हमें कोई भी टेस्ट करवाना पड़ता है, तो पूरी बॉडी का ब्लड नहीं देते हम उसे, है ना। लैब में पूरी बॉडी का ब्लड नहीं जाता चेक करने के लिए, नहीं। इतना सा ब्लड यानी सैंपल काफी होता है। ध्यान ध्यान रखना, ये जो वैल्यूज होती हैं, ये ये जितनी भी हेड वाली वैल्यूज होती हैं, इन्हें हम एस्टिमेटर्स कहते हैं। अब आप सोचोगे सर, व्हाट डू यू मीन बाय एस्टिमेटर्स? देखो बेटा, एस्टिमेटर का जनरली मैं बता देता हूं, जो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे। ठीक है, जो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे। अच्छा, एक बात तो हो गई है। इसको थोड़ा सा लिखने का तरीका, जो वाई आई है इसको हम वाई कह सकते हैं, समझना ध्यान से, उसे हम वाई जनरली कह सकते हैं। जो बीटा वन है उसे हम बी वन कह सकते हैं। जो बीटा टू है उसे हम बी टू कह सकते हैं। जो एक्स आई हेड तो उसे एक्स आई कह दिया, और म्यू आई हेड को हमने ई आई बोल दिया। तो ये जो इक्वेशन बनी है, दैट इज आवर सैंपल रिग्रेशन फंक्शन। क्या बेटा, क्या हो गई है? सैंपल रिग्रेशन फंक्शन, सैंपल रिग्रेशन फंक्शन। अब काफी सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं, ठीक है,
जनरली काफी सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको ये नहीं पता होता कि स्टोकास्टिक क्या होता है और नॉन स्टोकास्टिक क्या होता है। ये बात मैंने लास्ट क्लास के अंदर भी बताई थी, है ना। ये बात मैंने लास्ट क्लास के अंदर ही बताई थी कि स्टोकास्टिक क्या होता है और नॉन स्टोकास्टिक क्या होता है। तो ध्यान रखना, ये जो इक्वेशन होती है जिसके अंदर एरर टर्म होता है, मैं रिपीट कर रहा हूं, जिस इक्वेशन के अंदर एरर टर्म होता है उसे आप स्टोकास्टिक कहते हो। क्या कहते हो? स्टोकास्टिक इक्वेशन। ठीक है। अब अगर आप नॉन स्टोकास्टिक बोलो, नॉन स्टोकास्टिक, ठीक है बेटा, तो नॉन स्टोकास्टिक कैसी बनेगी? दैट इज वाई आई इज इक्वल्स टू बी वन प्लस का बी टू एक्स आई ओनली। सो दिस इज बेसिकली नॉन स्टोकास्टिक। नॉन स्टोकास्टिक का मतलब हो गया कि यहाँ से एरर टर्म हट गया। समझ में आ गई? सिमिलरली अगर आप इसी इक्वेशन का एक्सपेक्टेशन निकाल लो वाई आई ऑन एक्स आई, तो ये बी वन प्लस का बी टू एक्स, और ध्यान रखना ये टर्म अगेन जीरो हो जाएगा। ठीक है। मैंने आपको लास्ट क्लास में एरर टर्म का जो है एक्सपेक्टेशन जीरो क्यों होता है वो मैंने बताया था। डोंट वरी, आगे भी हम इसको डिस्कस करेंगे। यहां तक मेरी बात आपको समझ में आ गई? चलिए देखो अब है क्या। ओके, लेट सपोज, जैसे अगर मैं आपको डायग्रामेटिकली समझाऊं, ये ठीक है, दिस इज वाई, ठीक है, इसको ना थोड़ा सा वैसा कर लेता हूं, वाई, दिस इज एक्स। ठीक है बेटा। अब होगा क्या, जैसे मेरे पास ये स्टोकास्टिक टर्म है, ठीक है, दैट इज वाई आई इज इक्वल्स टू बी वन प्लस का बी टू एक्स आई प्लस का ई आई। अब आप बोलोगे सर ये वाई आई और ई आई और आई क्या है, तो ध्यान रखना आई इज वन टू एन। ठीक है। ये जो बी वन बी टू है ये पैरामीटर्स से इनकी बात अलग होगी, ये अलग चीज है। ठीक है, पैरामीटर्स। ध्यान रखना, अभी हम अजम्पशंस की भी बात करेंगे, पैरामीटर्स हैं, लेकिन ये बी वन बी टू जो पैरामीटर्स होगा वाई आई एक्स आई ई आई, ये हमारे वेरिएबल टर्म्स है जो वेरी करते रहेंगे। ठीक है। लेट सपोज आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अगर आपका एक्स जीरो हो गया तो आपकी जो y की वैल्यू है इट डिपेंड्स ऑन बी वन प्लस का ई वन। ठीक है, बी वन प्लस का ई आई और कैन से दैट ई। ठीक है, तो मान लो वो कहीं ना कहीं यहाँ पे आ गई वैल्यू। उसके बाद में जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे बेटा आपका y भी बढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन लिखा हुआ है। ठीक है। लेकिन दिक्कत क्या है, दिक्कत क्या है, जैसे कि आप बोलो कि सर मैंने अगर लेट सपोज मैंने अगर अपनी एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई आई का डेरिवेटिव करा with respect to xi, then we will get what? We will get b2. तो b2 is the slope coefficient। ठीक है, b2 is the slope coefficient। और ध्यान रखना यहाँ पे जो b1 होता है, b1 is the intercept form। ठीक है बेटा, b1 क्या होता है यहाँ पे? इंटरसेप्ट फॉर्म। तो लेट सपोज अगर हम बात करूं तो ये आपकी जो लाइन बनेगी, दैट द लाइन, ये आपकी जो लाइन बनेगी ये कुछ इस प्रकार बनेगी, एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई आई ऑफ एक्स आई। ये जो स्ट्रेट लाइन है, क्यों? क्योंकि हमें देखना वाई आई और एक्स आई में रिलेशनशिप क्या है, और वो जो रिलेशनशिप है वो एक स्लोप कोएफिशिएंट पर बेस्ड है, और क्योंकि ये लीनियर है तो इसलिए हमने इसको स्ट्रेट लाइन बनाया है। ठीक है। लेकिन ये कब है, ध्यान रखना, ये जो स्ट्रेट लाइन होती है ये बेटा आपकी नॉन स्टोकास्टिक होती है। नॉन स्टोकास्टिक का मतलब यदि आप एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई आई निकालो with respect to xi, then that will basically always b1 plus का b2 xi only। ठीक है, ये आपकी जनरली नॉन स्टोकास्टिक और एक्सपेक्टेड है। लेकिन आप कहते हो सर ये ई का क्या रोल है, तो ई का रोल ये है, यदि स्ट्रेट लाइन नहीं होती तो कुछ इस प्रकार होती, E1 एक यहाँ होता, E2 यहाँ होता, E3 यहाँ होता, ठीक है, E4 यहाँ होता है, E5 यहाँ होता है। क्या ये जो E होते हैं ना, ये एक्चुअली गैप होते हैं इससे। ठीक है, इस लाइन से जो गैप होता है वही आपका एरर टर्म होता है। इस लाइन से जो गैप होता है वही आपका एरर टर्म होता है। अब देखो क्या क्या बातें आपने सीख ली मेरे साथ में। अच्छा गाइस ध्यान रखना,
इसके जो नोट्स आप नोटिंग करो मेरे साथ में, समझना ध्यान से, आप नोटिंग जरूर करो, लेकिन इसके डिटेल नोट्स मैंने आपको शेयर करे हुए हैं। यदि आपके पास वो नोट्स नहीं है तो आप बेटा इस नंबर पे व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हो, ठीक है। आप सिर्फ व्हाट्सएप कर दीजिएगा, और मैं ट्राई करता हूं कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नोट्स का लिंक भी शेयर कर दूं। अगर उसमें थोड़ा डिले हो रहा है तो आप यहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, अदरवाइज मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इस नोट्स का लिंक शेयर आपको कर दूंगा। पहले बताओ यहाँ तक बात समझ में आ गई आप लोगों को मेरी? बढ़िया तरीके से क्या क्या बात सीखी हम लोगों ने? एक होता है पीआरएफ, एक होता है एसआरएफ, कोई ज्यादा फर्क नहीं होता, ठीक है। जैसा पीआरएफ होता है वही एसआरएफ होता है, बस फर्क क्या होता है कि ये जो बी1 होता है ये एस्टिमेटर होता है, बी1 इज द एस्टिमेटर ऑफ बीटा1, और यू कैन से दैट बीटा1 हेड भी आप इसे कह सकते हो, ठीक है, दैट इज बीटा1 हेड। सिमिलरली जो बी2 होता है दैट इज एस्टिमेटर ऑफ बीटा2 होता है, आप इसे बीटा2 हेड भी कह सकते हो। समझ में आई मेरी बात आप लोगों को बढ़िया तरीके से? तो जल्दी से आप पहले इसको नोट कर लीजिए जितनी बातें मैंने अभी आपको बताई हैं, ठीक है ना। अब उसके बाद की जो हमारी हेडिंग आएगी बेटा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट हेडिंग, दैट इज ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। हेडिंग है ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर। क्या होता है आप समझिएगा पहले इस चीज को। देखो बेटा होता ये है कि हमारे पास ना दो तरह के सैंपल रिग्रेशन फंक्शंस की बात होती है, ठीक है, दो तरह के, एक होते हैं स्टोकास्टिक और एक होता है नॉन स्टोकास्टिक। अब हमसे किसी ने पूछा कि भैया स्टोकास्टिक में और नॉन स्टोकास्टिक में फर्क क्या है, तो हमने बता दिया कि जो स्टोकास्टिक होता है उसमें एरर्स होते हैं और जो नॉन स्टोकास्टिक होता है उसमें एरर्स नहीं होते। फिर हमसे किसी ने पूछा कि भैया आप कह रहे हो कि एक में एरर होता है और एक में एरर नहीं होता, तो ये तो बड़ी अजीब बात है, एरर है ही क्यों? तो हमने कहा भैया कि हमारे पास जो पैरामीटर्स है ना, देखो पैरामीटर्स क्या होते हैं, बी1 बी2, बीटा1 बीटा2, ठीक है, पीआरएफ या एसआरएफ में। हमने बोला यार उनकी वजह से पैरामीटर्स होते हैं, उनकी वजह से हमारी इक्वेशंस वेरी करती हैं, बात तो सही है। अब एक बात बताओ, जनरली हमने कोई चीज खरीदी है, अब हमें ये एक लॉ बताया जाता है कि किसी भी चीज की डिमांड डिपेंड करती है उसके प्राइस पर, है ना, मानते हो इस बात को? लेकिन हमेशा ये बात सच नहीं होती कि सिर्फ प्राइस पे डिपेंड करेगी, नहीं, प्राइस के अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिन पर किसी भी कमोडिटी की डिमांड डिपेंड करती है, और हो सकता है वो एक ऐसा पैरामीटर हो जिसका कोई इकोनॉमिक मीनिंग ना हो। जैसे 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 एग्जांपल के मैंने कॉफी इसलिए पी ली क्योंकि मेरा कोई दोस्त पी रहा था और मुझे वो आया एटीट्यूड क्या भैया वो पी रहा तो मैं भी पीऊं, मतलब सीसीडी की बात कर रहा हूं मैं। सीसीडी में जाके मैंने भी कॉफी इसलिए पी ली क्योंकि वो मेरे कुछ फ्रेंड्स पी रहे थे तो मैंने भी पी ली। तो अब उस कॉफी की डिमांड होने की जो सिचुएशन है क्या उसके प्राइस पे डिपेंड थी? नहीं, वो एक ऐसी सिनेरियो पे डिपेंड थी, ऐसी सिचुएशन पे डिपेंड थी जो चीज हमेशा नहीं होती, बस उसी दिन एप्लीकेबल है। अब उसके अलावा किसी और दिन में आ गया, मेरे दोस्त नहीं आए, तो क्या मैं फिर भी इस वजह से पी लूं कि उस दिन दोस्तों ने पीते? नहीं, उस दिन डिपेंड करेगी। तो मैं मेरी बात मैं सीसीडी एग्जांपल के ले रहा हूँ, मोस्ट मतलब या स्टारबक्स कह सकते हो, सीसीडी कह सकते हो, तो महंगी कॉफी होती है और हम जनरली जो इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में सस्ती चीजें कंज्यूम करना पसंद करते हैं, ठीक है। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, इकोनॉमिक्स में हम गरीब लोगों की बात करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। तो आपने क्या समझा कि कभी न कभी कुछ पैरामीटर्स ऐसे होते हैं जो जिनका कोई इको मीनिंग नहीं होता, इकोनॉमिक्स मीनिंग नहीं होता, राइट। और यानी वो तो एरर, वो तो फिर दिक्कत है, वो तो फिर एरर क्रिएट करेंगे। तो मुझसे किसी ने बोला काम ये करो कि आप जो है ना अपना एरर मिनिमाइज करो, और आप भी देखो कि क्या ऐसे B1 B2 या B1 B2 वैल्यूज हो सकती हैं, B1 B2 वैल्यूज जहां पे आपका एरर कम से कम हो, और आपको जो गैप है ना, गैप देखो समझ है ना, कभी भी कोई मुझसे पूछे एरर टर्म, कभी भी कोई मुझसे पूछे एरर टर्म, ठीक है, इसका एरर टर्म, कभी मुझसे किसी ने पूछा एरर टर्म, तो एरर टर्म को हम लोग क्या कहते हैं, EI, दिस इज द डिफरेंस ऑफ वाई आई माइनस का वाई आई हैट। आप बोलोगे सर वाई और वाई आई हैट क्या है, तो ध्यान रखना वाई आई जो है वो स्टोकास्टिक फॉर्म है,
ठीक है, जो वाई आई हैट है वो स्टोकास्टिक फॉर्म है, और जो सॉरी वाई आई जो और वाई आई हेड जो है वो नॉन स्टोकास्टिक फॉर्म है। ठीक है, एक आपकी स्टोकास्टिक है और एक आपकी नॉन स्टोकास्टिक है। ठीक है, जनरली है। अगर आप इसको रखोगे, एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूं इधर, या आप इसको इस तरीके से समझिएगा। आपका वाई आई क्या होता है, दैट इज B1 प्लस का B2 एक्स आई प्लस का ई आई। ठीक है, आपका वाई आई हेड क्या होता है, दैट इज B1 प्लस का B2। एक बात ध्यान रखना, हेड तो यहां पर भी आना चाहिए एक्स के ऊपर, लेकिन जो एक्स आई होता है वो हमेशा नॉन स्टोकास्टिक होता है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, उसके लिए स्टोकास्टिक नॉन स्टोकास्टिक वर्ड लिखना सेंसिबल ही नहीं है। मतलब वाई आई में जरूर डिफरेंस हो सकता है कि स्टोकास्टिक और नॉन स्टोकास्टिक दो तरह के वाई आई होते हैं, बट जो एक्स आई होता है वो हमेशा नॉन स्टोकास्टिक होता है, हमेशा। तो इसलिए मैं हैट नहीं, हैट में यूज ही नहीं कर रहा। जब वो हमेशा यही होता है तो मैं हैट वर्ड यूज ही नहीं कर रहा उसके लिए। ठीक है, ये टर्म्स बेसिकली होती है। और अगर मैं जनरली बताऊं तो देखो, ये हो गया आपका B1 प्लस का B2 एक्स आई प्लस का ई आई माइनस का B1 माइनस का B2 एक्स आई। तो आप देखो बचा क्या, ई आई। यानी कहीं पर भी अगर आपसे कोई बोले वाई आई माइनस का वाई आई है तो उसे आप क्या बोलोगे बेटा, दैट इज द ई आई। इतनी बात समझ में आती है आप लोगों को मेरी, दैट इज बेसिकली व्हाट, दैट इज ये ई आई। क्लियर। अब क्वेश्चन ये आता है व्हाट इज द ओएलएस हियर। ओएलएस से कहते हैं जो ई आई है ना, यू हैव टू मिनिमाइज दिस। ठीक है बेटा, मैंने इसको नोट्स आपको शेयर करे हैं, मैं बार बार आपको कह रहा हूं। मैं क्योंकि पढ़ाते हुए तो मैं थ्योरी नहीं लिखूंगा, टाइम वेस्ट होता है बस थ्योरी लिखने से। लेकिन ऐसा नहीं कि थ्योरी आपको मालूम नहीं होनी चाहिए, उसके उस थ्योरी को मैंने नोट्स में आपको शेयर किया। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो, अब हमें जनरली अगर हम ई आई लिखें तो ई आई को हम लिख दिया वाई आई माइनस का वाई आई है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये एरर टर्म है, वी हैव टू मिनिमाइज दैट व्हाट, हमें क्या करना है, दैट इज टू मिनिमाइज एरर टर्म। मुझे अपने एरर टर्म को मिनिमाइज करना है, और लेकिन उसको मिनिमाइज करने का टेक्निक होता है, ई आई ये रहा, वाई आई ये रहा, वाई आई हेड ये रहा। मैंने क्या करा, सबसे पहले जनरली इसका स्क्वायर ले लिया, इसका भी स्क्वायर ले लिया, मतलब टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, क्योंकि इसका मतलब ही है ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर, हमारे स्क्वायर सबसे कम से कम होना चाहिए। और फिर मैंने क्या करा, यहाँ पे समीशन ले लिया। ठीक है, मैंने क्या करा, इधर समीशन ले लिया, और यहाँ भी मैंने समीशन ले लिया। ठीक है, ये देखो, ये हमने बोर्ड ही ऐसा लिया है कि हमारे थोड़े सिंबल्स वगैरह आ जाएं। ठीक है, चलो हमने समीशन ले लिया। यानी इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ ई आई। अब मैं थोड़ा बार बार नहीं लिखूंगा इसको इस प्रकार। अब एक किसी ने मुझसे पूछा कि सर वाई वाई वी नीड टू मिनिमाइज द एरर टर्म। देखो होता है क्या है बेटा, मोस्ट ऑफ द टाइम, जैसे मैं हूं, मैं ही अपनी खुद की बात करूं, मैं एज एन टीचर मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो ये जैसे हम एक बुक फॉलो कर रहे हैं, दामोदर गुजराती, हम एक बुक फॉलो करते हैं। ठीक है, जो आपके रिकमेंडेड सिलेबस में जो रीडिंग होती है वो बुक बहुत अच्छी है, तो हम वो फॉलो कर रहे हैं। सो होता क्या है मेरे बच्चा, कि जितनी डिटेल एक्सप्लेनेशन उस बुक में लिखी हुई है, क्या आपको लगता है या मुझे खुद को लगता है कि मैं सारी एग्जैक्ट वर्ड बाय वर्ड आपको क्लास में बता रहा हूं? कुछ अपना भी तो माल मसाला मिला रहा होगा। और ऑब्वियस सी बात है, मैं उस बुक को 100% फॉलो नहीं कर रहा, क्योंकि कोई भी नहीं कर सकता। मैं वर्ड टू वर्ड उस बुक को थोड़ी ना बता सकता हूं, कोई भी नहीं, मतलब नहीं बता सकता। हम कंसेप्ट उठा रहे हैं, इसलिए देखो, अब देखो नहीं बता सकता, लेकिन इसका मतलब क्या है कि बतानी ही नहीं है, बतलाना ही नहीं है आप लोगों को। नहीं, ऐसा नहीं है, गलत बात है। ऐसा तो हम चीटर बन सकते हो गए हम तो, है ना, नहीं ऐसे नहीं, गलत बात। तो मैंने क्या करा, मुझे दिख गया यहाँ पे मेरा एरर है। तो बहुत सी टीचर्स का भी एरर होगा, यहाँ मेरा एरर है कि मैं बुक की एग्जैक्ट बातों को नहीं बता पा रहा, या फिर मैं थ्योरी नहीं बता पा रहा बच्चों को, क्योंकि मुझे क्लास के अंदर से पढ़ाना है।
कंसेप्ट, ठीक है। तो मैंने अपने एरर को मिनिमाइज करूंगा। कैसे करूंगा अपने एरर को मिनिमाइज? मैं अपने एरर को मिनिमाइज करने के लिए आपको नोट्स दे रहा हूं। अब वो जो नोट्स देना है, दिस इज द पार्ट ऑफ, ये जो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूं, दैट नोट्स इज द पार्ट ऑफ टू मिनिमाइज द एरर टर्म, है ना। और एग्जांपल लेते हैं, आपने देखा होगा, जैसे आपने आज मैंने आपको पढ़ा दिया, कुछ बच्चे मुझसे डाउट्स पूछते हैं, मैं मना कर दूं नहीं मैं नहीं बता रहा, नहीं बताना पड़ेगा। क्यों? डेफिनेट आपको डाउट क्यों आया? क्योंकि जब मैं आपको पढ़ा रहा था या कोई और टीचर भी आपको पढ़ा रहा होगा, तो 100% एक्सप्लेनेशन क्लियर कट नहीं होगी, कुछ ना कुछ गैप आया होगा, वही आपको दिक्कत कर गया। तो आपने डाउट के लिए बोलो और हमने हाँ बोला कि हाँ ठीक है हम बताएंगे, हम डाउट के लिए अवेलेबल है, इसका मतलब हमने अपना एरर टर्म मिनिमाइज करा। अगर मैं बोल दूं मैं डाउट सॉल्व नहीं करता, बहुत से टीचर्स होते हैं डाउट सॉल्व नहीं करते हैं, ठीक है, तो उनके वहां पे फिर टीचिंग में एरर आ जाता है, फिर बच्चे नाराज हो जाते हैं, है ना। कितनी बड़ी डिस्कशन है। तो एरर को मिनिमाइज करना है हमें, हमें उस पैरामीटर की वैल्यू को फाइंड करना है जहां पे हमारा एरर मिनिमाइज हुआ है, ठीक है। अब देखो समझना, इस पहले मैं एक काम करता हूँ, इसको लिख लेता हूँ कुछ इस प्रकार, वाई आई माइनस का वाई आई हेड को लिख लेता हूँ b1 माइनस का b2 एक्स आई होल स्क्वायर, और ये है हमारा समेशन ई आई स्क्वायर, ठीक है। अब मैं इसको बेसिकली पार्शियली डिफरेंशिएट करूंगा अपनी ई आई स्क्वायर को विद, सबसे पहले देखो वी हैव टू टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स, ठीक है, हमारे पास दो प्रकार के पैरामीटर्स हैं। एक पैरामीटर है बेटा b1, ठीक है, जो कि हमारा बीटा 1 का एस्टिमेटर है। एक पैरामीटर है b2, हमें इन्हीं b1 b2 वैल्यूज को फाइंड आउट करना। तो मैंने क्या करा, सबसे पहले इसको b1 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो क्या होगा, 2 आगे आ जाएगा, समेशन वाई आई हैट माइनस का b1 माइनस का b2 एक्स आई और माइनस का 1, है ना। ऐसे तो कुछ होना चाहिए, आया ना, बताओ मुझे, ऐसे तो कुछ होना चाहिए बेटा। चलो आगे बात करते हैं। फिर मैंने क्या करा, फॉर ऑप्टिमाइजेशन पुट इट इक्वल टू 0, ध्यान रखना मिनिमाइजेशन इज आल्सो द टर्म दैट इज ऑप्टिमाइजेशन। मिनिमाइजेशन जो होता है उसे आप ऑप्टिमाइजेशन भी तो कहते हो, और ऑप्टिमाइजेशन का रूल होता है दैट इज डिफरेंशिएट करके इक्वल्स टू 0 रख दो उसको। ये तो आपको मैथमेटिक्स में आपने सीखा होगा, पता होगा आपको। और फिर आपने इसको करा तो 2 भी 0 में गया, माइनस भी 0 में गया, तो ये क्या बचा, समेशन वाई आई माइनस का b1 माइनस का b2 एक्स आई इज इक्वल्स टू 0, और ये हो गया समेशन वाई आई इज इक्वल्स टू समेशन b1 माइनस का b2 समेशन एक्स आई, ठीक है। और आसान करने के लिए क्या कर दो, आप इसको डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय n ऑन बोथ साइड। आपने क्या कर डिवाइड कर दिया, समेशन वाई आई अपॉन में n इज इक्वल्स टू, जैसे समेशन b क्या था, तो ये b इंटू समेशन 1 था अपॉन में n, और ध्यान रखना ये माइनस जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है। और b2 समेशन एक्स आई अपॉन में n, ठीक है। इसको मैं यहां सही से लिख देता हूं, दैट इज, देखो ये हो गया आपका y बार इज इक्वल्स टू b1 इंटू एन अपॉन में n प्लस का b2 एक्स बार, इसे ये कैंसिल आउट, यहाँ बचा y बार इज इक्वल्स टू b1 प्लस का b2 एक्स बार, और आपने यहाँ से b1 वैल्यू निकाल ली, दैट इज y बार माइनस का b2 एक्स बार, हाँ या ना, बताओ मुझे, कोई दिक्कत? हाँ जी बताइए गाइस, कोई दिक्कत है आप लोगों को? तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन, मतलब अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b1, तो ये b1 है जहाँ पे आपके, यहाँ पे आपका एरर मिनिमाइज हुआ है। बस फर्क क्या है कि आपको यहाँ पे b2 की वैल्यू और चाहिए। तो b2 के लिए जैसे मैंने यहाँ पे b1 में डिफरेंशिएट किया है, अब मुझे इसको b2 में डिफरेंशिएट करना है। सबसे पहले आप इसको यहाँ तक नोट कर लीजिए, ठीक है। अब इसको जल्दी से यहाँ तक नोट कर लीजिए। एक काम करते हैं, अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू b2, ठीक है ना। इसको b2 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो देखो क्या आएगा, पहले 2 आएगा यहाँ पे, समेशन वाई आई माइनस का b1 माइनस का b2 एक्स आई, और
जनरली रहा, और जब B2 में करते हो तो माइनस का xi भी आएगा यहाँ पे, ठीक है बेटा, माइनस का xi भी आएगा यहाँ पर। और फॉर ऑप्टिमाइजेशन पुट इट इक्वल टू 0, आपने ऑप्टिमाइजेशन के लिए इसको 0 के बराबर रख दिया, एंड यू विल गेट व्हाट, दैट इज समेशन yi इज इक्वल्स टू समेशन b1। अच्छा, एक एक चीज हम एक काम करते हैं, इसको हम थोड़ा सा ना पहले वहीं ओपन कर लेते हैं, ठीक है। देखो 2 तो वहां चला गया, तो जनरली 2 वहां चला गया, तो ये समेशन yi xi, ठीक है, जनरल ऐसे बता रहा हूं मैं आपको, विद अ माइनस साइन, एंड प्लस का b2 xi एंड प्लस का b2 xi स्क्वायर, ठीक है। फिर हमने इसका वो रख लिया समेशन माइनस का yi xi प्लस का b1 समेशन xi प्लस का b2 समेशन xi स्क्वायर, ठीक है, पुट इट इक्वल टू 0, एंड you will get the basically term जैसे हमने यहाँ से इक्वेशन को जस्ट वहां पे रखने का ट्राई किया था, इक्वेशन को हमने वहां की तरफ रखा था, देन यू विल गेट व्हाट, आपका यहाँ से मिल गया समेशन yi xi इज इक्वल्स टू समेशन ये b1 समेशन xi प्लस का b2 समेशन xi स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपको एक और जस्ट मान लो एक आपको सेकंड इक्वेशन मिल गई, ठीक है। सो यू विल गेट 2 इक्वेशन, एक ये इक्वेशन मिली और एक ये इक्वेशन मिली, ठीक है। अब करना क्या है, आपको 2 इक्वेशन मिल गए, तो इन दोनों इक्वेशन को बेटा साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो। कैसे करना है साइमल्टेनियस, कैसे, सबसे आसान तरीका, वैसे आपको b2 की वैल्यू चाहिए तो b1 की वैल्यू को उठा के आप यहाँ प्लॉट कर दो, ठीक है। क्या करना है आपको, b1 की वैल्यू को उठा के यहाँ प्लॉट कर दो। पहले जल्दी से नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, और फिर इस b1 की वैल्यू को आप यहाँ उठा के रख दीजिएगा, देन यू विल गेट द एग्जैक्ट रिजल्ट। हमारे पास है, वी हैव समेशन yi xi इज इक्वल्स टू b1 समेशन xi प्लस का b2 समेशन xi स्क्वायर, ठीक है। आपने यहाँ पे पुट कर दिया b1 की वैल्यू, b1 की वैल्यू क्या थी, दैट इज y बार माइनस का b2 x बार, ठीक है, माइनस का b2 x बार इंटू समेशन xi प्लस का b2 समेशन xi स्क्वायर। थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई इसको कर लेते हैं, समेशन yi xi इज इक्वल्स टू y बार समेशन xi माइनस का b2 x बार समेशन xi प्लस का b2 समेशन xi स्क्वायर। आपने क्या करा, समेशन yi xi है ना, और माइनस का y बार समेशन xi, इसको यही रखा, वहां से आपने b2 कॉमन लिया, यहाँ बचा समेशन xi स्क्वायर माइनस का x बार समेशन xi, ठीक है। देखो जहां जहां समेशन लगा वहां पे xi, वहां पे i आएगा, ठीक है। और यहाँ से आपने b2 की वैल्यू निकाली, दैट इज समेशन yi xi माइनस का y बार समेशन xi अपॉन में समेशन xi स्क्वायर माइनस का x बार समेशन xi, ठीक है। तो ये वैल्यू जो आई है आपकी बेटा, दैट वैल्यू इज द b2 वैल्यू, ठीक है, ये आपकी b2 वैल्यू है। ठीक है, सो दिस इज योर b2 वैल्यू। अब देखो मल्टीपल मेथड्स हैं, आप चाहो तो उसको और कंटिन्यू कर सकते हो, जैसे जैसे एग्जांपल, इसी b2 वैल्यू को आप, अगर आप इसको मान लीजिए y बार को खोल दोगे, ठीक है, लेट सपोज मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, बहुत सारे मेथड है। अब आप क्या करोगे हो, एक वैल्यू ये हो गई, ठीक है, एक एक इक्वेशन हो सकती है, अगर आप y बार को ओपन कर दो तो b2 इज इक्वल्स टू समेशन xi yi, इसे xi y आगे पीछे कर सकते हो, कोई इसमें बहुत बड़ा इशू नहीं है, ठीक है, ठीक है। और माइनस का
वाई बार को लिख लो समेशन वाई अपॉन में एन, ठीक है, एंड समेशन एक्स आई, ठीक है। आप इसको ऐसे भी, मतलब आपके पास मल्टीपल मेथड है, ऐसे आप इसे भी सॉल्व कर सकते हो। समेशन एक्स आई स्क्वायर माइनस का समेशन एक्स आई अपॉन में एन इंटू समेशन एक्स आई, ठीक है। अब इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते, मतलब एक इक्वेशन ये भी हो सकती है। अच्छा, एक बी टू आपका, इसी चीज को अगर एक्सपेंड करोगे तो ये आपका समेशन वाई आई माइनस का वाई बार एक्स आई माइनस का एक्स बार अपॉन में समेशन एक्स आई माइनस का एक्स बार का होल स्क्वायर, ये भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, एक इक्वेशन आपकी ये भी हो सकती है, समेशन स्मॉल वाई आई एक्स आई स्मॉल अपॉन में समेशन स्मॉल एक्स आई स्क्वायर, ये भी हो सकता है, जहां पे आप भी बोल सकते हो कि आपका वाई आई माइनस का वाई बार जो है उसे आप स्मॉल वाई बोलते हो, और एक्स आई माइनस का एक्स बार जो है उसे आप स्मॉल एक्स आई बोलते हो। समझ रहे हो मेरी बात? तो आपके पास बहुत सारे मेथड है, तो मैं काम करता हूं आसान करने के लिए, मैं ना इसी, देखो जो आपको अच्छे से याद हो जाए वही फॉर्मूला वही रिजल्ट आप याद रखना। मुझे तो तीनों याद है, ठीक है, याद है, क्या सॉल्व करते हैं तो आप अपने आप आंसर आ जाते हैं। आप जनरली याद रखना, अच्छी बात है, कोई एक तो पक्का याद रखो। जैसे मैं इसको कंसिडर कर लेता हूँ, सो नाउ अगर मुझसे बोलते हैं b1 निकालो, तो b1 का फॉर्मूला क्या था, y बार माइनस का b2 x बार, है ना। b1 की वैल्यू थोड़ी आई थी अभी तक, b1 का तो मेरा b2 की फॉर्म में आया था रिजल्ट। तो मैं क्या करता हूँ, इस b2 की वैल्यू को यहाँ प्लॉट कर देता हूँ। तो b1 इज इक्वल टू वाई बार माइनस का, इसकी जगह मैंने पूरी जगह इसको रख दिया, समेशन वाई आई एक्स आई माइनस का वाई बार समेशन एक्स आई अपॉन में समेशन एक्स आई स्क्वायर माइनस का एक्स बार समेशन एक्स आई इंटू एक्स बार। थोड़ा बहुत इसको मैंने और सॉल्व किया, वहां मैंने इसको एलसीएम ले लिया, वाई बार समेशन एक्स आई स्क्वायर माइनस का एक्स बार वाई बार समेशन एक्स आई, ठीक है, एंड माइनस, ठीक है, एंड ये हमने उधर, अच्छा ए एक्स बार, ठीक है, ये एक्स बार यहाँ मल्टीप्लाई हुआ एलसीएम लेने के बाद में, ये रहा एक्स बार समेशन वाई आई एक्स आई माइनस माइनस प्लस एक्स बार वाई बार समेशन एक्स आई, और अपॉन में रहा मेरे पास वही सेम नंबर समेशन एक्स आई स्क्वायर माइनस का एक्स बार समेशन एक्स आई। अब मुझे कुछ करता हुआ दिख रहा है शायद, समेशन एक्स बार वाई बार समेशन एक्स आई माइनस का एक्स बार वाई बार समेशन एक्स आई प्लस का, यहाँ से कैंसिल आउट, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ बचा वाई बार समेशन एक्स आई स्क्वायर और माइनस का एक्स बार समेशन वाई आई एक्स आई, और अपॉन में रहा मेरे पास में ये टर्म समेशन एक्स आई स्क्वायर माइनस का एक्स बार समेशन एक्स आई, ठीक है। तो आप इस प्रकार इसको भी देख सकते हो। ये बताओ यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आ गई बेटा बढ़िया तरीके से? सो ये जो था ये आपका ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड था। अब ये पेपर में 110% आएगा, कोई दो राय नहीं कि पेपर में ना आए, पेपर में पक्का पूछा जाएगा, ठीक है। अब इसके साथ में एक तो ये पूछ लिया, अब इसके साथ में बेटा और क्या क्या चीज आएगी जरा ध्यान से समझना। अब एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी है, न्यूमेरिकल एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना बेटा, एक बार न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। आपने ये नोट कर लिया होगा, वीडियो को पॉज करके साथ साथ पहले आप नोट कर लीजिए, और एक बार छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, राइट। एक छोटा सा क्वेश्चन है, लेट सपोज वी हैव वाई आई इज इक्वल्स टू b1 प्लस का b2 एक्स आई प्लस का ई आई, ठीक है, और मुझे यहाँ पे समेशन एक्स आई दे रखा है 1700, और समेशन वाई आई दे रखा है समेशन वाई आई दे रखा है 1110, उसके साथ में समेशन
एक्स आई वाई आई दे रखा है 205205550, ठीक है। और समेशन एक्स आई स्क्वायर दे रखा है, दैट इज 322000, 322000, ठीक है। और समेशन वाई आई स्क्वायर दे रखा है 132100, ठीक है। और एन दे रखा है मुझे यहाँ पर 10, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं। कहते हैं सॉल्व फॉर रिग्रेशन मॉडल, कहते हैं सॉल्व फॉर रिग्रेशन मॉडल, सॉल्व फॉर रिग्रेशन मॉडल, ठीक है। चलो जी इसको सॉल्व करते हैं। देखो बहुत सारे मेथड थे, बहुत सारे हमारे पास रिजल्ट थे, और हमें बस वो रिजल्ट याद रखना है, ठीक है बेटा, हमें वो रिजल्ट याद रखना है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। हमें रिग्रेशन मॉडल चाहिए। वी हैव अ रिग्रेशन मॉडल दिस वाई आई इज इक्वल्स टू b1 प्लस का b2 xi। ध्यान रखना हमें हमेशा हेड वाला निकालना है। we need to solve always the head वाली वैल्यू, क्योंकि जब भी पेपर में आएगा रिग्रेशन मॉडल, वो भले ही आपको ये ऐसा दे रखा हो, ये ऐसा दे रखा होगा, बट नो नीड टू सॉल्व ई, क्योंकि एरर टर्म थोड़ी निकाल सकते हो आप। एरर टर्म को मिनिमाइज करके b1 b2 सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में b1 b2 चाहिए। तो व्हाट इज द फॉर्मूला b1? b1 का फॉर्मूला था y बार माइनस का b2 x बार, ठीक है। आसान करने के लिए मैं बता देता हूँ, मेरे पास y बार का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन वाई आई अपॉन में n माइनस का b2, ये होता है समेशन एक्स आई अपॉन में n, ठीक है। व्हाट इज द y समेशन y? 1110 1110, और n है 10 माइनस का b2 वो कितना है 1700 अपॉन में 10, तो ये आया आपका 111 माइनस का 170 b2, सो 170 b2 इट्स b1। तो पहली बात तो ये आपकी b1 की वैल्यू आ गई, लेकिन ये b1 की वैल्यू b2 पे डिपेंड है, तो यू नीड टू सॉल्व b2 वैल्यू आल्सो। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b2? b2 का फॉर्मूला अब याद रख लो, अगर आपको फॉर्मूला याद रखना है। देखो आसान तरीका बता रहा हूं मैं आपको पेपर का, इट्स अ कॉम्पिटिटिव माइंड, नो नीड टू यूज दिस फॉर्मूला फॉर b2। अगर आप वो b1 के लिए b1 b2 दोनों बड़े कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूलाज हैं। आप ये कर सकते हो, b2 की वैल्यू निकाल लो इस फॉर्मूला से, और यहां प्लॉट कर दो, आपको b1 आ जाएगा। अगर आप अलग अलग चाहो तो अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हो, अगर आप अलग अलग चाहो तो ऐसे इसको रख सकते हो, लेकिन मैं थोड़ा सा टेक्निक यूज कर रहा हूं, तो मैं b2 रखूंगा, दैट इज समेशन वाई आई एक्स आई माइनस का y बार समेशन एक्स आई, ठीक है, अपॉन में दिस। तो एक बार इसको रख लेते हैं फॉर्मूले को, समेशन वाई आई एक्स आई। तो b2 की वैल्यू है समेशन वाई आई एक्स आई माइनस का y बार समेशन एक्स आई अपॉन में समेशन एक्स आई स्क्वायर माइनस का एक्स बार, समेशन एक्स आई स्क्वायर माइनस का एक्स बार समेशन एक्स आई, ठीक है। चलो वैल्यू रखते हैं। समेशन एक्स आई वाई आई कितना है, दैट इज दिस 2020550, ठीक है। एंड व्हाट इज द वाई बार? अच्छा वाई बार तो मैंने यहाँ पे निकाला था, दैट इज 111। एंड व्हाट इज द समेशन एक्स आई? दैट इज 1700 अपॉन में समेशन एक्स स्क्वायर कितना है 322000 माइनस का एक्स बार कितना है, एक्स बार हमने यहां से निकाला था 170, ये फिर समेशन एक्स आई कितना है, अच्छा जी 1700, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, कैलकुलेट करो, इसको सॉल्व कर लेते हैं। मैंने इसको सॉल्व कर रखा है अपने पास, तो मैं इसका डायरेक्ट रिजल्ट लिख देता हूं आप लोगों के लिए, डायरेक्ट रिजल्ट। ओके सो b2 is 0.5091, b2 is 0.5091, ठीक है। और अब अगर मुझे चाहिए ये वैल्यू b1, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b1? b1 इज 111 माइनस का 170 इंटू b2 की वैल्यू पुट कर दो आप यहाँ पे 111
170 into 0.5091, and when you calculate this, then you will get what? You will get 24.45, 24.45, ठीक है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ B1। तो आपने यहाँ पे B1 B2 को सॉल्व कर लिया, और ये B1 B2 सॉल्व हो गया। अब उन्होंने बोला रेग्रेशन मॉडल क्या होता है, वो होता है yi hat इज इक्वल्स टू B1 प्लस का B2 xi, ठीक है। तो B1 की वैल्यू रख दिया आपने 24.45, और B2 की वैल्यू रख दिया आपने 0.5091 इंटू xi, ठीक है। ये आ गया yi hat। क्लियर, समझ में आ गई मेरी बात आप लोगों को बढ़िया तरीके से। तो ये हमारे पास में जो है एक क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया। तो आज के सेशन में बेसिकली इतना रखते हैं। अब हमारा देखो सबसे बड़ा चैप्टर रेग्रेशन मॉडल ही है, ठीक है। उसके बाद के सारे चैप्टर्स इतना टफ नहीं है, ठीक है। सबसे ज्यादा टफ, सबसे बड़ा चैप्टर यही है कि कम से कम 6-7 सेशन ये ले जाएगा कम से कम, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और हमारी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप रेगुलर क्लासेस में आना चाहते हैं तो फिर वो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। आप व्हाट्सएप करिए रेगुलर क्लासेस के लिए, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी 9810836885, एंड आपको जो है बैच में ऐड कर लिया जाएगा, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।